क्लासरूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकराकर पलट जाती। जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे। उसके साथ बैठी टीचर बज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती, रजिस्टर पर लिख रही थी। वह हर चंद लफ्ज़ लिखकर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, ज़रा गौर से उनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझकर सही लाती दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह उसके रजिस्टर पर डाली। वहाँ उसका चलता कदम लिख रहा था। तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है? किधर जाओगे? और कौन-कौन तुम्हारे साथ जा रहा है? आखिरी लफ्ज़ लिखकर उससे गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानिब बैठे मुअत्तसिम को पास कर दिया। ये उनकी और फ़लस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मुअत्तसिम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली और फिर सर झुकाकर कुछ नहीं लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो उस पे अंग्रेज़ी में लिखा था। हम टर्की के टूर पर जा रहे हैं। 7 दिन में 7 शहर। हम पांचों और टाली। और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? उफ, फिर ये टाली। डीजे कोफ से जवाब लिखने लगी। हम भी 7 दिनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। उसने रजिस्टर आगे पास कर दिया और फिर सारा टेक लगाकर बैठ गई। मोहतसिम अब सफ़े पे चंद अल्फाज घसीट रहा था। तो हमारे साथ चलो ना। तुम लोगों को कब निकलना है? पहली छुट्टी वाले दिन। मोहतसिम ने अपना प्रोग्राम बताया। हमने दूसरी छुट्टी पे निकलना है, सो तुम्हारे साथ मुश्किल होगा। चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। साथ में ही मुद्दसिम ने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हया दांत पे दांत जमाए बामुश्किल जमाइयाँ रोकने की सही कर रही थी। उसे इस क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई क्लास नहीं लगती थी। दफातन मुद्दसिम ने रजिस्टर टीचर की जानिब बढ़ाया तो उस पर लिखे अल्फाज को पढ़कर टीचर ने रजिस्टर हया के सामने कर दिया। हया ने ज़रा सी गर्दन झुका कर देखा। ऊपर उससे अंग्रेज़ी में लिखा था, ट्रांसलेट इन उर्दू प्लीज़। उसके नीचे अरबी इबारत लिखी थी। हया ने कलम उंगलियों के दरमियान पकड़ा और उर्दू हिज्जों में लिखा, आपका क्या हाल है, और रजिस्टर वापस कर दिया। मोहतसिम और हुसैन को आजकल टीचर से उर्दू अल्फाज सीखने का शौक चढ़ा हुआ था। इस क्लास में वो यूं सारा वक्त अरबी अल्फाज लिख लिख कर उनको देते थे। चंद लम्हों बाद उससे फिर सफ़ा हया के सामने किया। उसके ऊपर लिखा था, हाल ही बखैर। हया ने जैसे चिढ़ कर नीचे लिखा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी हैरियत ठीक चाहती हूँ। इतना लंबा क्यों लिखा? डीजे ने हैरत से सरगोशी की। अगर छोटा लिखती तो ये फ़ौरन ही उसे सीखकर मुझसे आज ही की तारीख में पूरी फेरोज़ुल लुग़त लिखवाता। अब अच्छा है, पूरा दिन ठीक पढ़ने में लगा देगा। और मुतसिम से क्लास के अख्ताम तक ठीक ठीक से नहीं पढ़ा गया। क्लास ख़त्म हुई तो वो वापस रूम में आई। मुंह हाथ धोकर तैयार होने में भी काफ़ी वक्त लग गया। उसने एक मोरपंख के सब्ज रंग का पंख को छूता फ्रॉक पहना। फ्रॉक की आस्तीन तंग चूड़ीदार थी और नीचे पजामा था। पूरा लिबास बिल्कुल सादा था। बाल उससे खुले छोड़ दिए और काजल और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाकर डीजे की तरफ पलटी। कैसी लग रही हूँ? डीजे, जो बालों में ब्रश कर रही थी, रुककर उससे देखने लगी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो। दफ़ा हो जाओ। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों अंजुम बाजी और हाली के साथ जहांगीर में वाक़या फूफो के घर के सामने खड़ी थी। फूफो को बता तो दिया था ना, ये ना हो कि वो कहीं। मैंने तो इनवाइट नहीं किया। डीजे ने आहिस्ता से पूछा। हाँ हाँ बता दिया था। उससे सरगोशी में डीजे को जवाब देते हुए डोर बेल बजाई। फूफो उनसे बहुत तबाक से मिली। लिविंग रूम में बैठाने तक की तारुफ का मरहला तमाम हो गया। हया, आज तुमने घर में रौनक कर दी है। वो वाक़तन बहुत खुश थी। हया उनके घर को अपना समझकर दोस्तों को साथ लाई है। ये ख्याल ही उनको बेहद मुसरत बख्श रहा था। वो इन 2 माह में चंद एक बार ही फूफो के घर आई थी और पहली 2 दफ़ा के बाद जेहान कभी घर नहीं मिला था और ना ही वो उससे बता कर आती थी। इस दफ़ा तो उससे बिल्कुल भी नहीं बताया। वो अंदर ही अंदर खुद को उसका मुजरिम समझ रही थी। उसके टूटे बिखरे रेस्टोरेंट को याद करके वो अक्सर खुद को मलामत करती थी। आपका घर बहुत प्यारा है आंटी। अंजुम बाजी ने सोफे पर बैठते हुए सताइशी अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। और ये रक्स तो बहुत ही प्यारे हैं। अली ने फर्श पे बिछे रक्स की जानिब इशारा किया। और मेरी पुप्पो भी बहुत प्यारी है। वो पुप्पो की शानों के गिर्द बाजू हमाइल किए मज़े से बोली तो पुप्पो हंस पड़ी। टीचर ने आहिस्ता से सरगोशी की। और पुप्पो का बेटा भी बहुत प्यारा है। नेहा ने जोर से उसका पाँव दबाया और वो सी करके रह गई। चलो तुम लोग इधर बैठो, मैं बस अभी आई। अच्छे मेज़बानों की तरह पुप्पो मुस्कुरा कर कहते हुए राहदारी की तरफ मुड़ गई, जिसके दूसरे सिरे पे किचन था। किचन का दरवाज़ा खुला था तो सोफों पे बैठे हुए उन्हें किचन का आधा हिस्सा नजर आता था।
फूफो, वो उनके पीछे ही चली आई। अरे तुम क्यों आ गई? उनको कंपनी दो ना। वो फ्रीजर से कुछ जमे हुए पैकेट निकाल रही थी। वो एक दूसरे को काफ़ी है। आप सुनाए, अंकल ऊपर है। मैंने सोचा उनसे मिल लूं। जब भी आती हूँ अमूमन उनके सोने का वक्त होता है, मुलाकात ही नहीं हो पाती। वो ये तो नहीं कह पाई कि जब भी वो आती थी फूफो उनको दवा देकर सुला देती थी ताकि कोई बदमस्की ना हो। हाँ, शायद जागे हुए हों। तुम ऊपर देख लो। अच्छा, और जिहान के रेस्टोरेंट का क्या बना? कुछ लोगों ने नुकसान कर दिया था शायद। ज़रा सरसरी अंदाज से पूछा। हाँ, अच्छा खासा नुकसान हो गया है उसका। काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगा है उस दिन से। बस दुआ करना। वो पुरमलाल लहजे में कहते हुए कैबिनेट से कुछ निकाल रही थी। वो वापस आई तो डीजे और हाले फूफू के घर की आरइश पे तबसरा कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी बहुत गौर से टीवी पे कार्टून नेटवर्क देख रही थी, जबकि कार्टून तुर्क में डब किए गए थे। सवाजी में जो शय वाहिद देखने का मौका नहीं मिलता था वो टीवी था। उनको मसरूफ पाकर वो सीने चढ़ने लगी। कंधे से लटके शिफॉन के सब्ज दुपट्टे का किनारा सीनों पर फिसलता उसके पीछे ऊपर आ रहा था। सिकंदर अंकल के कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसे होले से उंगली की पुश से दस्तक दी। फिर डोर नॉब घुमाकर दरवाज़ा धकेला। कमरे में नीम तारीकी सी छाई हुई थी। बाहर धूप थी, मगर भारी पर्दों ने उसका रास्ता रोक रखा था। सिकंदर अंकल बेड पे लेटे थे, गर्दन तक कंबल डाला था और आंखें बंद थीं। अंकल, उससे होले से पुकारा। वो हन्नूस बेहिस्सो हरकत पड़े रहे। वो चंद लम्हे तासुब से उनका बस मुर्दा बीमार वजूद दिखती रही, फिर होले से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों की वस में थी जब बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो वहीं रेलिंग पे हाथ रख के रुक कर देखने लगी। सोफों पे आराम से बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी हुई थीं। दरवाज़ा खोलकर जिहान अंदर दाखिल हो रहा था। एक हाथ में ब्रीफकेस, दूसरे बाजू पे कोट डाले, टाई की नोट ढीली किए, हल्की ग्रे शर्ट की आसीने कोहनियों तक मुड़े। वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से कमज़ोर और मुरझाई हुई रंगत। दरवाज़ा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठटक कर रुका। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सीढ़ियों के वस में खड़ी थी सलाम करके सीने उतरने लगी। जिहान ने चौंक कर सर उठाया, फिर उसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। फुप्पू से मिलवाना था अपनी फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के उससे खड़े खड़े मुरवतन कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर उन्हीं संजीदा तासुरात के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये अंजुम बाजी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। फूफो का बेटा जिहान। वो कदरे हिफ्फत से तारुफ करवाते हुए आखिरी सीना उतरकर सोफे पर आ बैठी। वहां से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था। जिहान का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पे लटका था और ब्रीफकेस काउंटर पे। वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा पानी की बोतल मुंह से लगाए खून भर रहा था। साथ ही पुप्पो कैबिनेट से कुछ निकालती दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। नेज़मन जल्दी। वो बोतल रखकर उनकी तरफ मतवजा हुआ। हाँ मन समझी। जवाबन वो ज़रा उखड़े अंदाज में दृष्टि से तुर्क में कुछ बोला तो डीजे से कुछ कहती खाले ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जिहान। वो पूरे तंबी निगाहों से उसे घूरा। उससे जवाब में हाथ से तलखी से कुछ कहते हुए बोतल मेज पे रखी। हाले ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। हया उसके चेहरे की उलझे तासुरात बागौर देख रही थी। कुछ देर बाद हाले जरा सोच कर बोली, हया, इस ग्लास सीट में आज सेल लगी है, वो चेक न कर ले। उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजे और अंजुम बाजी भी कुछ कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो मैं ज़रा पुप्पो को बता दूँ। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफों से अपने अपने बैग उठाने लगी। अच्छा पुप्पो, हम लोग चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट में खड़े होकर उसने जिहान सिकंदर को कतई नजरअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाज़ा खोले खड़ा कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही हो? पुप्पो एक मलामत ज़दा निगाह जिहान पर डालकर तेजी से उसकी तरफ आई। वो बेनियाजी से खड़ा पानी पीता रहा। फिर वो इसरार करती रही मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बसायर बहुत खुशदिली से उनको हाफिज करके बाहर निकली। डोरमेट पे रखे अपने जूतों में पाँव डालने तक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसकी जगह सपाट सी सख्ती ने ले ली थी। वो उन चारों के आगे खामोशी से सड़क के किनारे चलने लगी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मुड़कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो तेजी से हाले की जानिब घूमी। हाले, जिहान ने फुप्पो से क्या कहा था? जाने दो हया। हाले ने निगाहें चुराई। स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा कतरे फीका सा था। हाले, मुझे बताओ उससे क्या कहा था? हया, वो किसी और बात पर अपसेट होगा, तुम छोड़ दो इस किस्से को। हाले नूर,
जो लोग लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उससे कंधों से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए उसका पूरा नाम लिया। जो लोग लो, यानी कि उस गांव की हाले नूर। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। उससे पहले पूछा कि ये कब आई है, फिर कहा कि इनके लिए इतना फिलावा करने की क्या जरूरत है, और फिर उससे कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इससे नहीं कमाता कि आप यूं आया करते। और उससे कंधे पर रख के हया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलट गई। हया छोड़ दो। अंजुम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है। आज के बाद मैं कभी पुप्पो के घर कदम नहीं रखूंगी। मैं इतनी अड़सा तो नहीं हूं कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूं तौहीन करें। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सेध में देखते हुए उनके आगे चलती जा रही थी। आज उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। उससे वाकई तय कर लिया था कि वो दोबारा पुप्पो के घर नहीं जाएगी। रात सभांजी गिरदो नवा पे अपने पर फैलाए हुए थी। सब्जा सारों पे जमी बर्फ अब पानी बनकर झील में बहती थी। बाहर की ताज़ा हवा हर सौ फूल खिला रही थी। टोन ब्लॉक्स की चकोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थीं। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही थे और छुट्टियों से पहले ये डॉर्म में आखिरी रातें थीं। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर्स पे निकल जाना था। हया, हदीजा, टाली और चेरी के डॉर्म में रौनक अपने अरूज पे थी। हया की कुर्सी पे स्विट्जरलैंड की सारा एक्सटेंशन के रिसीवर कान से लगाए बैठी थी। मुस्कुराहट दबाए उंगली पे सुनहरी बालों की लट लपेटते हुए वो कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। ओह, तुम्हारा भी यही है मोमिन। वो कहने के साथ बामुश्किल हंसी रोके हुए थी। मोमिन काफ़ी दिनों से उसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो उसको दिखाने के लिए हॉलैंड की लतीफ़ के साथ नजर आती थी। लतीफ़ हालिस डच और कैथलिक था मगर अफ़गानिस्तान में पैदा होने के बायस उसके माँ बाप ने उसका नाम अपने किसी अफ़गान दोस्त लतीफ़ के नाम पे रखा था। यूँ वो तमाम फ़लस्तीनियों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सवाए मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पे हाले बैठी थी और उसके मुकाबिल कोच पे स्पेन की सेंड्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान एक मैगजीन खोले तबसरा कर रही थीं। इस सीन के साथ ये कंट्रास्ट कुछ अवर लगेगा नहीं? हाले मुतसब्सब सी सेंड्रा से पूछ रही थी। चेरी अपनी बंक की सीढ़ी के साथ खड़ी अपनी कीपाव ऑयल की आधी शीशी उनको दिखाते हुए बार बार नफी में साही लाते हुए आई डोंट बिलीव दिस कही जा रही थी। किसी लड़की ने किचन में रखा उसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर चिट लगाकर मासत कर ली थी। क्योंकि मैं जल्दी में हूँ सो पूछ नहीं सकी। और चेहरी को जब से उन चंद बूंदों का गम खाया जा रहा था। इन चीनियों के दिल भी अपने कद की तरह होते हैं, छोटे और पुस्त। ताली जो ऊपर अपने बंक पे बैठी हया को इसराइली नामा सुना रही थी लम्हा भर को बात रोककर चेहरी को देखते हुए बोली, फिर सर झटक कर बात का वहीं से आगाज किया जहां से छोड़ी थी। यू नो, इन इसराइल वी हैव सच अ सिट्रस दैट। टाली की नज़दीक दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था। सबसे मीठा पानी, सबसे खालिश शहद, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम इसराइल का था। वो कहती थी, इसराइल जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन है। और उसके जाते ही हया और डीजे उस फिक्रे में यूं तरमीम कर लेती कि फ़लस्तीन जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन है। अब भी हया बहुत अनमनाक से दोनों हथेलियों पर चेहरा गिराए उनकी बातें सुन रही थी। जो भी था, इसराइल नामा सुनने में मज़ा बहुत आता था। धीमी आवाज़ से बात करने के बावजूद उन सब की आवाज़ों ने मिलकर शोर कर रखा था। और उस सारे शोर में डीजे अपने बंक के ऊपर बिस्तर में लेटी तकिया मुंह पे रखे हुए थी। उनकी आवाज़ें बुलंद होती गई तो उसने मुंह से तकिया हटाया और चेहरा ऊपर करके बेजारी से उनको मुखातिब किया, प्लीज़ शोर मत करो, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोने दो। ओके ओके। आले ने फ़ौरन इस्बात में सर हिलाया। सबने शी करके एक दूसरे को चुप करवाया और धीमी धीमी बड़बड़ाहटों में बोलने लगी। डीजे वापस लेट गई और तकिया मुंह पे रख लिया। हाँ, चांद। मैं चांद को ही देख रही थी। सारा जो अपनी लट को उंगली पे मरोड़ते मुस्कुराते हुए कह रही थी, दूसरी तरफ कुछ सुनकर सारा गड़बड़ाई। अच्छा, आज चांद नहीं निकला? ओह, मैंने शायद फिर अपने तस्वुर में देखा था। मुझे यही कलर स्कीम चाहिए और अगर इसके साथ हम ये फूल कर लें तो वो मैच कर जाएंगे। और फिर ये रंग। सेंड्रा मैगजीन के सफ़े को पलटकर पीछे से कोई दूसरा सफ़ा निकालकर हाली को दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ें फिर से बुलंद होने लगी। चंद सानिए बाद डोर में फिर से शोर मचा था। कैन समवन प्लीज शट अप। डीजे सब खोकर उठी और जोर से चिल्लाई। वो पिछले 2 घंटों में कई दफ़ा उनको खामोश होने का कह चुकी थी मगर बार बार लड़कियों की आवाज़ें बुलंद हो जाती थीं।
लेकिन उसके यूं चिल्लाने पर एकदम से डॉर्म में आवाज़ें फ़ौरन बंद हो गईं। बस तुम आराम करो, हम चुप हैं। अब सब आहिस्ता बोलो, अच्छा? अया ने जल्दी से मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए वापस लेट गई और कमरे में सब मदम सरगोशियों में बातें करने लगे। चंद पल मस्जिद सिरके, फिर इसराइल में हमारा मुकद्दस रक्त। सबसे पहले टाली की आवाज़ बुलंद हुई थी, फिर सारा, फिर हाले और फिर चेरी, जो अभी तक सबको मुतवज्जा करने की सही करते हुए उन्हें बोतल दिखा रही थी। मतलब ये कहाँ की अखलाकियात है कि किसी का तेल उससे पूछे बगैर इस्तेमाल कर लिया जाए। शोर वापस लौट रहा था। डीजे एकदम उठी, कंबल उतार कर फेंका, पंख की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरी, अपनी मेज़ पे रखा, स्वेटर गर्दन में डाला, साथ रखी 3 किताबें उठाई, तय करता ऐनक खोलकर आंखों पे लगाई और खामोशी से किसी की तरफ भी देखे बगैर बाहर निकल गई। उसने अपने पीछे धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया था। डॉर्म में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे को देखा। सारा ने बिना कुछ कहे रिसीवर क्रैडल पे रख दिया। चेरी ने हफ्फत से अपनी बोतल वापस बैग में रखी। आलिया और सेंड्रा ने मैगजीन बंद कर दिया। बहुत सी नादाम निगाहों के तबादले हुए। वो नाराज़ हो गई है, अब क्या करें? आलिया बहुत आहिस्ता से बोली। ठहरो, मैं उसे मनाती हूँ। आया ने कंबल परे हटाया और पंख की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। मेज़ पे रखा अपना दुपट्टा उठाया और चप्पल पहनते हुए बाहर निकल गई। पीछे कमरे में अभी तक सन्नाटा छाया था। स्टडी साथ ही थी, उसे पता था डीजे वहीं होगी। उसे दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। वो सामने राइटिंग टेबल पे किताबें फैलाए बैठी थी। चौखट से उसका नीम रूह ही नजर आता था, फिर भी वो देख सकती थी कि वो रो रही है। उसका दिल एकदम बहुत ज़्यादा दुखा। वो दबे कदमों चलते हुए उसके करीब आई। डीजे, खदीजा बाईं कनपटी को उंगली से मसलते चेहरा किताब पे झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। डीजे, वी आर रियली सॉरी। वो कुर्सी खींचकर उसके साथ बैठी और उसका हाथ थामना चाहा। डीजे ने सख्ती से हाथ छुड़ा लिया। उससे बेहद मलाल हुआ। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो जवाब दिए बिना यूं ही कनपटी को उंगली से मसलती किताब पे सर झुकाए बैठी रही। सर में दर्द है? उससे होले से पूछा। डीजे ने इस बात में सर हिला दिया। टैबलेट ली है कोई? हाँ। वो हथेली की पूंछ से गीले रुखसार रगड़ते हुए बोली तो आवाज़ भारी थी। सिर्फ यही बात है? उसे गौर से उसका चेहरा देखा। मुझे घर याद आ रहा है। तो रो क्यों रही हो? सेमेस्टर खत्म होने के बाद हमने घर तो चले जाना है ना? सेमेस्टर खत्म होने में बहुत देर है। उसने चेहरा उठाकर बेचारी से उसे देखते हुए कहा। ऐनक के पीछे उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। देर कहाँ, फरवरी में हम इधर आए थे। मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई आने वाला है, जून में एग्जाम्स होंगे और जुलाई में हम पाकिस्तान होंगे। 5 माह तो खत्म भी हो गए। डीजे भीगती आंखों से मुस्कुरा दी। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। एहतताम, दी एंड, खल्लास। उससे हाथ छाड़कर जैसे बात खत्म की। डीजे चंद लम्हे डुबडुबाई आंखों से उसे देखती रही। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा था। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल डर रहा है। पता नहीं घर में सब ठीक भी है या नहीं। मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ और आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बूढ़े माँ बाप आते हैं। मेरा दिल उनके लिए दुखता है हया। मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? 3 माह तो हमने यहाँ गुजारने हैं ना। हम पाकिस्तान चले जाएं? तुम जानती हो ये नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम 5 माह खत्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तकिल जाने की बात नहीं कर रही, बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाएं। अया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कज़न की शादी है, मगर मैं उसे कुर्बान कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर हम अभी पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल खराब होगा और फिर यूं तुर्की में अकेले घूमने फिरने का मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। अकेले? डीजे ने ससाया सा झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आज़ादी से वक्त गुजारने का शौक था। ऐसी आज़ादी जिसमें अब्बू और भाइयों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आज़ाद तभी होता है जब वो तन्हा होता है, और ये वही तन्हाई कैद कर लेती है। हर आज़ादी में कैद छुपी होती है। जैसे अब हम तुर्की में कैद हैं और मुझे लगता है हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकेंगे। अया ने जैसे ताज्जुब से नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर निगाह मेज़ पे रखी डीजे की मोटी सी फ़लसफ़े की किताब पे पड़ी, जिसके सरवक पे सकरात की तस्वीर बनी थी। उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। अरे हटाओ इन बूढ़े अंकल को,
इन्हीं को पढ़ पढ़ कर तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। सकरात को कुछ मत कहो। टीचर ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सकरात ने किस अजमत और बहादुरी से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पे एहसान किया था। वो तुनक कर कहते हुए खड़ी हो गई। और हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे। 7 दिन और तुर्की के 7 शहर, ये प्रोग्राम है हमारा। डन डन। टीचर मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है, घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। वो डीजे को नॉर्मल होता देखकर टाली का इसराइल नामा सुनने वापस चली गई। ओह नहीं, यहाँ भी वही शरीफ वाला नया टाइम पुराना टाइम। डीजे ने झुंझलाते हुए किताब खोल ली। उससे नई टाइम पुराने टाइम से ज़्यादा कोफ्त किसी शय से नहीं होती थी। टॉक्सिम स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी बाहर के फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। सुबह का वक्त था और मुजस्मे के गिर्द दायरे में उगी घास पे सुर्ख सर्द और सफ़ेद टूलिप्स खिले थे। फिजा में ताज़ा पके फूलों की रसीली महक थी। वो दोनों उस ठंडी मीठी हवा में साथ साथ चलती इस क्लास स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थीं। दोनों ने स्याह कोट पहन रखे थे और बाजू में बाजू डाल रखा था। वो इतनी दफ़ा इस क्लास स्ट्रीट आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो उन्हें हिफ्स हो चुकी थीं। उसके बावजूद वो आज तक इस तवील तरीन गली के एहतमाम तक नहीं पहुंच सकी थीं। उनके तमाम दोस्त और डोम फेलोज कल ही अपने टूर्स पर निकल चुके थे। उन्होंने आज सारा दिन इस क्लास स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह बस से कापाडोशिया जाना था। आज वो खूब भाव-ताव करके शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनाकर आई थी, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सियाहों के लिए तुर्क फ़ौरन नर्क कम कर देते थे। 7 दिन, 7 शहर, कितना मज़ा आएगा ना? टीजे ने चश्मे तसव्वुर से खूबसूरत तुर्की को देखते आंखें बंद करके खोली। मज़ा तो छोटा लफ्ज़ है टीजे, मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा है कि ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। वो दोनों सिलाल स्ट्रीट में दाखिल हो गई थीं। वहाँ हमेशा की तरह रश था। दोनों तरफ में बने रेस्टोरेंट्स और दुकानों की रौनक अरूज हुई थी। तुर्की का नक्शा हमारे पास है। हम रोज़ एक शहर जाएंगे, एक रात उधर कैंप करेंगे और फिर वहाँ से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे। यूँ 7 दिनों में हमारे 7 शहर हो जाएंगे और कपाडोशिया में हॉट एयर बलून की फ़्लाइट भी लेंगे। कितना मज़ा आएगा है जब हम बलून की टोकरी में बैठे ऊपर फिज़ा में तैर रहे होंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों तले होगा। वो दोनों बहुत जोश और जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थीं। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड चमका रहा था। टीजे ने गर्दन मोड़कर उससे देखा। सुनो है जिहान को भी साथ चलने का कहें, उसका तो नाम भी मत लो। वो सेहत में देखते हुए आगे चलती गई। अभी उस रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यार माफ़ कर दो ना, वो किसी और बात पे अपसेट होगा, मगर मैं उसी बात पे अपसेट हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की। वो उसे बाजू से ज़रा खींच कर आगे ले गई। मेरा माइग्रेन सारा ट्रिप खराब कराएगा। टैबलेट ली थी मगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा। और मेरा ट्रिप मेरा गैर रजिस्टर्ड फ़ोन खराब कराएगा। उससे कोट की जेब से हाले का भद्दा तुर्क फ़ोन निकाल कर मायूसी से उसे देखा। इसकी बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती है और वहाँ दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात हों। मैं अपने पाकिस्तानी फ़ोन को रजिस्टर करवा ही लेती हूँ। ठीक है, मगर पहले जूते देख ले। वो दोनों एक शूज़ स्टोर का दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा ज़रा भारी था, मुश्किल से खुला। हया झंबे से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई। बात अजीब थी कि जिस अगली दुकान पे वो गई, उसका दरवाज़ा भी जोर लगाकर धकेलने पे पीछे हुआ। आज इस सकलाल चटेसी के दरवाज़ों को क्या हुआ है? टीजे भी महसूस करके ज़रा हैरत से बोली। एविया की दुकान इस सकलाल स्ट्रीट में ज़रा आगे जाकर मिली। वो दोनों इकट्ठी चौखट तक आई और लाशोरी तौर पर एकदम बहुत ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना था। वो गोया उड़ता हुआ जाकर मुखालिफ समेत में खड़े स्टैंड से टकराया और ज़ोरदार छनाके की आवाज़ आई। लोहे के स्टैंड का कोई हुक निकला हुआ था। उसकी सब जोर से लगी और दरवाजे के ऊपरी हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पे आ गिरे। वो दोनों एकदम साकित सी आधे टूटे दरवाजे को देख रही थीं। काउंटर के निचले दराज से कुछ निकालते सेल्समैन ने चौंक कर सर ऊंचा किया। टूटे दरवाजे को देखकर उसका मुंह पूरा खुल गया। वो हक्का बक्का सा उठ खड़ा हुआ। काबा ये कर दी। उससे उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे का सकता पहले टूटा। वह हया के करीब किसकी और होले से सरगोशी की। हया, इससे हमें दरवाज़ा तोड़ते नहीं देखा। बस ठीक है, हम मुकर जाते हैं। वो गला खंगारते खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। फ़ोन रजिस्टर करवाना है। काबा कर दी मादाम। वो फ़ोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए पूछ रहा था। मुझे फ़ोन रजिस्टर करवाना है। काबा कर दी। डीजे ये क्या बक रहा है?
वो खौफ से डीजे की तरफ पलटी। इससे गालिबन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे के बारे में पूछ रहा है। देखो भाई, वो आगे आई और काउंटर पे कोनी रखे बड़े इत्मीनान से बोली, हमने कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा और हमने तो तुम्हारा दरवाज़ा देखा ही नहीं था। बिल्कुल, हमने तो कभी ज़िंदगी में दरवाजे नहीं देखे। हमारे यहाँ घरों में दरवाजे होते ही नहीं हैं, लोग खिड़कियों से अंदर फलांगते हैं। मगर उनकी कोई बात उसकी समझ नहीं आ रही थी। अब सदमे और दुख से सीने पर हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। तुर्क शदीद गम में यही करते थे। अच्छा, मेरा फ़ोन रजिस्टर कर दो। लड़का चंद लम्हे गमगीन और कीना प्रवण निगाहों से उसे देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट। पासपोर्ट। उन दोनों ने एक दूसरे को ज़रा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फ़ोन के लिए मांग रहा है? नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा टीजे। इसे पासपोर्ट नहीं देना, वरना इससे इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास। टीजे ने हाथ हिलाकर जोर से कहा। वो हया से चंद कदम पीछे थी। पासपोर्ट। उससे बाजू बढ़ाए फिर से पासपोर्ट मांगा। कहा ना नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। हया झुंझलाए हुए अंदाज में कह रही थी। पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते। देखो, हम तुम्हें कुछ पैसे ऊपर दे देंगे। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। वो अपनी धुन में कही जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्ला उठा। उसे नासमझी से उसे देखा, फिर उसकी निगाहों के ताकों में गर्दन मुड़ी। हया, हया। पीछे खड़ी हतीजा सर दोनों हाथों में थामे ऊंधी गिरती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और तकलीफ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी। लड़का भागकर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे, डीजे। वो हंसियानी अंदाज में चीखते हुए उसकी तरफ लपकी। उसकी ऐनक फिसल कर फर्श पे जा गिरी। तेजी से उसकी तरफ बढ़ते लड़के का चौकर उस पे आया। करच की आवाज़ आई और एक शीशा दो हिस्सों में बट गया। डीजे, डीजे। वो उस पे झुकी दीवाना वार उसे पुकार रही थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थीं। सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी।